कभी धीरे धीरे ठीक हो रहा था और साथ ही उसका खुरापाती दिमाग भी इतने सालों की नींद से जाग के एकदम से फ्रेश हो चुका था और आइंस्टीन की स्पीड से चल रहा था। उसने छाया को बुरी तरह से परेशान कर दिया था। उसकी फरमाइशों की लिस्ट बुर्ज खलीफा जितनी लंबी थी। पूरे 24 साल का बदला लेने वाला था वो, और वो भी चुन चुन के। आज भी वही हो रहा था। उसने सुबह से तो छाया को खाने की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी थी, जो उसे खुद बनाना था और फिर खिलाना भी अपने हाथों से ही था। छाया खुशी से उसकी हर एक बात को मान रही थी। उसने कबीर की पसंद का सारा खाना बना के उसे खिला भी दिया था और अब कबीर को खड़े घूर रही थी, क्योंकि उसने उसे दूसरा फरमान जो सुना दिया था। दूसरा फरमान ये था कि उसे छाया छोटे बेबी की तरह बात देगी, और छाया ने मना कर दिया, इसलिए मुंह फुलाए बैठा था। लेकिन छाया भी पूरे मूड में थी उसे परेशान करने के। उसकी सुनी नहीं उसने। उन दोनों को प्यार भरी लड़ाई चल ही रही थी कि एक सर्वेंट उन्हें हाल में आने को बोलता है। छाया हाँ में बोल देती है। कबीर भी अब और जिद नहीं करता और रेडी होने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद सब लोग हॉल में होते हैं। क्रश और अचिता भी आ चुके थे, साथ ही श्रेयांशी भी। इन 24 सालों में वो भी अमन और अर्णव की तरह अपने पेरेंट्स से दूर थी। चारों बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर थे और क्रश और अचिता ने उसके माँ पापा होने का पूरा फर्ज निभाया था। श्रेयांशी मानवी और मिहिर से बिल्कुल चिपक के बैठी थी। उसने एक हाथ से मिहिर और एक हाथ से मानवी का हाथ पकड़ा हुआ था। सब लोग आज काफ़ी खुश थे। उनकी ये खुशी तो हमेशा से ही थी, बस कुछ लोगों की नज़र लग गई थी, इसलिए इतना दर्द वो झेल रहे थे इतने वक्त से। और अब उस दर्द का हिसाब करने का वक्त आ गया था। सबके चेहरे एकदम सीरियस थे। अच्छा, सबको एक नज़र देखता है और बोलता है, इंडिया जाने की तैयारी करो, हम आज शाम को ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं। उसकी बात सुन के सबके चेहरे पर परेशानी आ जाती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता है। वहीं इंडिया में रात को अर्णव बार बार रूह को चेक करने के लिए आ रहा था। उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसके दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी। वो कुछ देर रूह के रूम में रहता है और फिर उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूह की नींद घर में हो रहे शोर से खुलती है। उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वो कोशिश करके उठ जाती है और धीरे धीरे से रूम से बाहर जाने लगती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो बार बार गिर रही थी। वो हॉल में जा ही रही थी कि उसे वो आवाज़ साफ साफ तौर से सुनाई देने लगती है। बाहर सोहन और निकिता अपने लोगों के साथ अर्णव के गार्ड से भिड़े हुए थे। रूह जो नीचे आ रही थी, वो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से उतर रही थी। वो बीच में ही पहुंची थी कि उसके कदम लड़खड़ा जाती है और वो गिरने लगते हैं, लेकिन गिर पाती उससे पहले ही अर्णव उसे संभाल लेता है। वो इतनी देर से रूह की हरकतों को देख रहा था और साथ ही निकिता और सोहन की चिल्लाने की आवाज़ को ब्लैक कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब उसने रूह को घुटते देखा तो उसको संभालने आ पहुंचा। वो रूह को डांटते हुए बोलता है, डॉक्टर तुम हो या फिर मैं? अपनी हालत क्या कर ली है तुमने?
बकरी की पूंछ की तरह कटी हुई हो और हरकतें बराक ओबामा की तरह कर रही हो। किसने कहा है तुम्हें नीचे आने को? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ और सौतेले भाई और तुम्हें ज़्यादा प्यार आ रहा हो? रूह को उसकी बातें सुन के गुस्सा आने लगता है और वो चिढ़ते हुए बोलती है, बकरी होगे तुम? नहीं नहीं, तुम तो बकरी बन गए तो बेचारी बकरियों की प्रजाति का नाम बदनाम हो जाएगा। तुम तो गेड़े हो, फिर एकदम गंदे वाले। पता नहीं आंटी ने क्या खा के तुम जैसे नमूने को पैदा किया है। जब देखो तब तुम्हारी इस जनरेटर सी शक्ल का डीजल खत्म ही रहता है। तुम एक कुआं खरीद लो डीजल का। फिर वह कुछ सोचते हुए आगे बोलती है, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं होगा। अब तुम हो ही इतने सड़े हुए कि अगर तुम्हें कुआं दे दिया तो फिर हर राह चलते इंसान को जलाते हुए फिरोगे। वैसे अब कौन सा रहम करते हो? अर्नव का पारा रूह की बातों से एकदम हाई हो चुका था। वो एकदम से रूह को छोड़ देता है, लेकिन रूह ने कस के अर्नव की शर्ट की कॉलर को पकड़े हुए थी। लड़की स्मार्ट है भाई, और वो गिरने से बच जाती है। अर्नव उसकी कमर पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है और बोलता है, जितनी अकड़ तुम दिखाती हो ना, इतनी तो मेरे नाखूनों में है। अपना ये एटीट्यूड किसी और को दिखाया करो, और मैं क्या हूँ क्या नहीं ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। और वैसे तुम्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? रूह के गाल अर्नव की बातों को सुनकर एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं और वह अपनी नज़रों को झुका लेती है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पीछे से सिद्धार्थ की आवाज़ आती है। वो बोल रहा था, भाई मेरे, अब ना ये रोमांस तुम दोनों बाद में कर लेना। फिलहाल तो तेरी सासू माँ आई हुई हैं तेरी सुहाग रात में शहनाई बजाने। अभी चल के उनको देख ले। सिद्धार्थ की बात सुन के रूह झेप जाती है। वो जल्दी से अर्नव से अलग होकर नीचे जाती है। वहीं अर्नव सिद्धार्थ को अपनी छोटी छोटी आंखें करके उसे घूर रहा था। तीनों नीचे चले जाते हैं। बाहर निकिता और सोहन के आदमी अर्नव के गार्ड से भिड़ रहे थे, लेकिन उनसे टिक ही नहीं पा रहे थे। निकिता रूह को देख के बोलती है, रूह बोलो इन्हें कि हमें अंदर आने दे। रूह गार्ड को इशारा कर देती है। गार्ड्स अर्नव की ओर देखने लगते हैं तो अर्नव हाँ में अपना सिर हिला देता है, तो निकिता और सोहन को आने की परमिशन दे दी जाती है। सोहन गुस्से से रूह का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की ओर ले जाने लगता है कि दूसरी तरफ से अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है। सोहन गुस्से से अर्नव को बोलता है, मेरी बहन का हाथ छोड़ो अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं तेरी वो हालत करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अर्नव मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसता है और बोलता है, तुम कुछ करने लायक होगे तभी तो करोगे, और रही बात बहन की, तो आज से पहले तुम अपना ये सड़ा हुआ दिमाग क्या कबाड़ में दे आए थी? बहुत जल्द तुम्हें याद नहीं आ गई कि तुम्हारी एक बहन भी है? कल जब उसे मार रहे थे तब याद नहीं आया कि ये तुम्हारी बहन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर उससे कोई काम है, किसी मतलब के लिए इसको यहाँ लेने आए हो? वरना जितने कमीने हो तुम दोनों, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बता दो आज किस मतलब के लिए इसे लेने आए हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अर्नव की बात सुन के उन दोनों का चेहरा डर से सफ़ेद हो जाता है। अचानक सोहन के फेस में एक डेविल स्माइल आ जाती है और रूह की ओर मुड़ते हुए बोलता है,
रो, डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें ये डॉक्टर चाहिए या अपना बाप। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी डिसाइड करो और बाहर जाओ। इतना बोल के सोहन अर्नव को देख के एक डेविल स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। सबको समझ आ रहा था कि सोहन रूह के इमोशंस के साथ खेल रहा है। अपने बाप के बारे में जानने के लिए ही तो रूह इतने वक्त से उसकी मार सहती आ रही है, वरना जो सबकी हड्डियां तोड़ चुकी होती। दो को सोच में पड़ा देख अर्नव की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रूह क्या डिसाइड करने वाली है। निया और अरुण रूह को समझाते हुए बोलते हैं, बच्चा ऐसा मत कर, देख तेरे पापा का पता हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम वहाँ गई तो जानवर तुझे नोच डालेगा। वो दोनों बस अपने ही धुन में बोले जा रहे थे, लेकिन रूह का दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। उसे सिर्फ उसके पापा तक जाना था। वो एक नज़र आंसू भरी आंखों से अर्नव को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अर्नव गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। वहीं निया और अरुण रूह के साथ चले जाते हैं, ये सोच के कि वो साथ रहेंगे तो उसे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। वो तीनों को बाहर आता देख निकिता और सोहन की आंखें चमक जाती हैं। उनका प्लान जो सक्सेसफुल हो चुका था। कुछ देर में वो सब लोग हवेली में पहुंच जाते हैं। अर्नव गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे बार बार रूह के आंसू नजर आ रहे थे। पता नहीं क्यों उसे रूह की तकलीफ से दर्द होता था। उसे रूह का जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कुछ ऐसा ही हाल सिद्धार्थ का भी था। अर्नव गुस्से से कमरे का सामान उठा के फेंकने लगता है। सिद्धार्थ और अमन उसके रूम से आती आवाज़ को सुन के भागते हैं। रूम में पहुंच के देखा तो पूरा रूम कबाड़ खाना बन चुका था और अर्नव उसका कबाड़ी। अमन उसे बोलता है, ये क्या हाल बना दिया है तूने रूम का, और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे प्यार हो गया है रूह से? अर्नव अपनी जलती हुई निगाहों से अमन को देखता है और फिर अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, मुझे उस लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी लाइफ है, जो करना है वो करे। मुझे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात प्यार की, तो इस बेवकूफ़ की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अर्नव अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से निकल जाता है। अमन और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी एक आईब्रो उठा के बोलता है, इस लड़के को प्यार तो हो गया है, लेकिन मानेगा नहीं। ईगो जो भरी हुई है कूट कूट के, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसकी कम हो जाएगी। अमन उसे जवाब देते हुए बोलता है, भाई प्यार में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, धीरे धीरे ये भी पिघल जाएगा। वहीं हवेली में सब लोग वापिस आ चुके थे। रूह की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अरुण और निया उसे रूम पर लेकर चले जाते हैं। सोहन का अरुण को देख देख के ही खून जल रहा था, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि निकिता ने उसे मना कर दिया था। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सोहन ने कुछ किया तो शायद उनका प्लान ही फ्लॉप हो सकता है और अब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। सोहन गुस्से का घूंट पी के रह जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है और अपना गुस्सा बेजुबान चीज़ों पर निकालने लगता है। राम भी अब तक सब जान चुका था। वो सोहन के रूम में चला जाता है। निकिता भी आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच जाती है।
सोहन गुस्से से एक नज़र दोनों को देखता है और एक फ्लावर पॉट उठा के पूरी फोर्स के साथ उसे फेंक देता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। राम सोहन के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख के बोलता है, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। इन चीज़ों पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, इसका सही से इस्तेमाल करना सीखो। अपने दुश्मन की हरकतों पर गुस्सा करने की बजाय तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उसे मिट्टी में कैसे मिलाना है। अपने डैड की बात सुन के सोहन बोलता है, ऐसा क्या है उस लड़की में जो आप लोग उसे ऐसे इस घर में सजाए हुए हैं? उस लड़की को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ये तो मुझे पता है कि वो आपकी बेटी नहीं है मॉम, तो फिर क्यों उसे इस घर में रखा है आपने? ऐसी क्या वजह है, जाननी है मुझे। सोहन की बात पे सहमत होते हुए राम भी पूछता है, ये तो मुझे भी जानना है कि तुम रूह को आखिर इस घर में रखने को इतनी डिस्परेट क्यों हो, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें खुद के अलावा और किसी से प्यार नहीं। निकिता उन दोनों की बात सुन के थोड़ा सा स्माइल करती है। उसके दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा था। वो अतीत के पन्नों को पलटते हुए बोलती है, तुम्हें गोली लग गई थी, सब ये सोच रहे थे कि तुम मर गए हो, लेकिन तुम्हारी सांसें चल रही थीं। अक्षत और कबीर को भी एक गलत फहमी हो गई थी, लेकिन सच तो कुछ और ही था। अक्षत और कबीर को ख़त्म करके हम जब वापस तुम्हारे पास आए तो तुम जिंदा थे। हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उस वक्त मेरे पास हॉस्पिटल के बिल के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि अक्षत ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस वक्त उस इंसान ने हमारी मदद की थी। हमारा पूरा बिजनेस ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। उस टाइम उस इंसान ने मेरी मदद की थी पूरा बिजनेस फिर से खड़ा करने पर। धीरे धीरे उसकी मदद से मैंने फिर से कंपनी को शुरू कर दिया और मार्केट पर अपनी पहचान बनाने लगी। अचानक कोई आया हमें टक्कर देने, लेकिन उस वक्त मुझे कोई सुध ही नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ बिजनेस ही मैटर करता था और इसी वजह से मैं कुछ गलतियां भी कर बैठी और फिर बिजनेस नीचे जाने लगा। मुझे शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बेचने पे मजबूर कर दिया। उस इंसान ने फिर एक बार आके मेरी मदद की, लेकिन इस बार वो मतलब के साथ मेरे पास आया था। उसने कंपनी खरीद ली, लेकिन कंपनी मेरे पास ही रहने वाली थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं उसकी हर बात मानूंगी। मैंने जब उसकी शर्त पूछी तो उसने कुछ दिन बाद बताऊंगा बोल के टाल दिया। मैं फिर से बिजनेस में डूब गई और मैंने उसकी शर्त के बारे में मैं भूल चुकी थी। कुछ महीने बाद वो अपने हाथ में एक बच्ची को लेके आया। उस दिन उसने मुझे अपनी शर्त बताई। मुझे उस बच्ची को पालना था उसकी माँ बनके, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमारी कपूर कंपनी को हमसे छीन लेगा। मैंने बात मान ली। उस बच्ची को मैंने हमारे ही घर में काम करने वाली एक सर्वेंट को दे दिया। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई और वो उस औरत के पति के साथ रहने लगी। वो जानता था कि रूह उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो उसे मारता था। अरुण उनका ही बेटा है। वक्त गुजरने लगा, मैं भी उस लड़की के बारे में भूलने लगी। कुछ टाइम बाद उस आदमी की भी मौत हो गई और मुझे अरुण और रूह को इस घर में लाना पड़ा, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी रूह के नाम है। इसलिए मैं उसे आज तक झेलती आई हूँ।
और अब तो वो आदमी भी वापस आ चुका है और उसने कल ही रूह के बारे में पूछा, इसलिए मुझे उसे यहाँ पर लाना पड़ा। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी सिर्फ तब तक है जब तक रूह इस घर में है। निकिता की बात सुन के उन दोनों का ही दिमाग चकरा जाता है। अब बेचारे को अगर चैन की ज़िंदगी जीनी है तो रूह को तो साथ रखना ही पड़ेगा। बेचारों के गले से रूह नाम का कांटा फंस चुका था। वो ना ही उसे निकाल सकते थे और ना ही उगल सकते थे। वही वो इंसान अपने विला में बैठा शराब पी रहा था और उसके हाथों में किसी की फ़ोटो थी और वो उस फोटो को देख के मुस्कुरा रहा था। वो शराब का एक घूंट लगा के बोलता है, तुम तो चली गई जाने मन मुझे छोड़ के, लेकिन मैं तो अकेला रह गया। लेकिन मैंने तुम्हारी निशानी को अब तक संभाल के रखा है। तुम्हें पता है वो बिल्कुल भी मेरी जैसी नहीं है। जैसे तुम चाहती थी वो बिल्कुल वैसी ही है। पर मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है, इसलिए मैंने उसे किसी और को दे दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैंने उसके लिए सारा इंतज़ाम कर रखा है। वह वहाँ बिल्कुल शांति से जी रही होगी। उसके लिए मैंने अरबों कमाए हैं और सब कुछ उसके नाम पर ही है। पर अब मैं सोच रहा था क्यों ना एक बार उससे मिल लिया जाए, ये जान लूँ कि वो तुम्हारी जैसी दिखती है या फिर मेरी जैसी। मुझे पता है वो सुंदर तो बहुत होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा उससे मिलने के लिए, इसलिए मैं कल ही राजस्थान जा रहा हूँ उससे मिलना भी, और जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने भी। वो आदमी शराब का आखिरी घूंट भी ख़त्म कर देता है और अपने असिस्टेंट को राजस्थान जाने की तैयारी करने के लिए बोलता है। असिस्टेंट वहाँ से ओके बोल के निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षत भी जेट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और सब लोग बाहर आते हैं। वहाँ से वो लोग राजस्थान की उड़ान भर लेते हैं, क्योंकि खेल जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म भी करना था। ज़िंदगी में फिर उसी मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया उन्हें। क्या रूप लेगी रूह और अर्णव की ज़िंदगी? इस बार ये खूनी जंग किन्नों की ज़िंदगी को खा जाएगी, जानेंगे हम आगे। कल के कमेंट के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय।